विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी के ऊपर चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम कहानी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास किस किस कालक्रम में किस प्रकार से हुआ, इस सब विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। किस काल में किन परिस्थितियों के तहत हिंदी कहानी की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, इन सब बातों पर आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं। जहाँ तक कहानी की परंपरा का प्रश्न है, भारत में कथा की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण, हितोपदेश, पंचतंत्र इत्यादि ये सभी कहीं न कहीं कथा परंपरा के ही अंग हैं। लेकिन इस कथा परंपरा जो संस्कृत साहित्य में चली आई और आज की कहानी में बहुत अंतर हम देख सकते हैं। अतः उस कथा परंपरा से हम आधुनिक हिंदी कहानी परंपरा को नहीं जोड़ सकते हैं, अर्थात उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक हिंदी कहानी के प्रारंभ का प्रश्न है, हिंदी कहानी के प्रारंभ को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। हिंदी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और किस कहानीकार को प्रथम कहानीकार माना जाए, इस सब विषय को लेकर विद्वानों में अनेक मत प्रचलित रहे हैं। हम हिंदी कहानी के प्रारंभ की बात जहाँ करते हैं, उसमें कुछ विद्वानों के मत को देखकर यह निश्चित कर सकते हैं कि हिंदी कहानी का उद्भव कब से माना जाए। सर्वप्रथम जो विद्वान जिनकी बातों की चर्चा हम कर सकते हैं, उनमें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कुछ कहानियों को संकलित करके उन्हें आधुनिक चेतना वाली, आधुनिक कथ्य और आधुनिक शिल्प वाली कहानी के तौर पर देखा है और उन कहानियों की चर्चा करना यहाँ सर्वथा उपयुक्त रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताई गई हिंदी की कुछ पहली कहानियों में हम गिन सकते हैं किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, जो कि सन 1900 में लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा ही लिखी गई गुलबहार, जो 1902 में लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त सन 1903 में लाला भगवान दीन के द्वारा लिखी गई प्लेग की चुड़ैल, स्वयं शुक्ल जी द्वारा 1903 में लिखी गई 11 वर्ष का समय। इसके अतिरिक्त गिरिजा दत्त वाजपेयी जी के द्वारा 1907 में लिखी गई पंडित पंडितानी तथा बंग महिला के द्वारा 1907 में लिखी गई दुलाई वाली। इन कहानियों को हम हिंदी की कुछ प्रथम कहानियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार मान सकते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के बाद कुछ विद्वानों ने किशोरी लाल गोस्वामी जी की प्रथम कहानी, जो सन 1900 में लिखी गई थी इंदुमती, उस कहानी को शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट की नकल माना। अर्थात उन्होंने द टेम्पेस्ट की छाया इस कहानी पर मानी और इस कहानी को मूल कहानी कहने से इनकार कर दिया।
उन विद्वानों का मानना है कि शुक्ल जी के द्वारा जितनी भी कहानियाँ बताई गई हैं उनमें अधिकतर में उसी प्रकार के आकस्मिकता तथा रोमांच, रहस्य, घटनाओं की अतार्किकता आदि के गुण मिलते हैं। जैसी कहानियाँ 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में लल्लू जी लाल के द्वारा, प्रेम सागर सदल मिश्र के द्वारा नासिकेतोपाख्यान तथा इंशा अल्लाह खां के द्वारा रानीकेत की कहानी लिखी गई थी। अतः ये विद्वान इन कहानियों को हिंदी की प्रथम मूल कहानियों में नहीं गिनते। इसके बाद एक विद्वान हुए देवी प्रसाद वर्मा। उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र में एक कहानी जो छपी थी सन 1901 में, और कहानी का नाम था एक टोकरी भर मिट्टी, और इसके रचयिता थे माधवराव सप्रे। तो माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की पहली कहानी माना है। उन्होंने माना है कि इस कहानी में आधुनिक हिंदी कहानी की संचेतना, संवेदना, कथ्य और शिल्प के गुण मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह, जो कि सारिका पत्र का संपादन उस समय कर रहे थे, ये सन 1976 की बात है, तब उन्होंने एक कहानी अपनी सारिका पत्रिका में छापी और उस कहानी का नाम था प्रणयिनी परिणय। और ये सन 1886 में किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई थी। तो उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि हिंदी की प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा सन 1886 में प्रणयिनी परिणय जो कहानी थी इस नाम से लिखी गई थी। लेकिन ये जो वाद प्रतिवाद, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इस बारे में चर्चाएं, इन सभी चर्चाओं को अगर दरकिनार किया जाए तो हम यह तो अवश्य ही समझ सकते हैं कि हिंदी कहानी का प्रारंभ सन 1900 से हम मान सकते हैं। और सन 1900 यह वही वर्ष है जिस वर्ष सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और अधिकतर विद्वान अब इस बात पर एक मत भी हो गए हैं कि हिंदी कहानी का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से ही माना जाए, क्योंकि जितने भी विद्वानों की कहानियाँ ऊपर बताई गई, इन सभी विद्वानों की कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। इसके बाद एक कहानी जिसको सभी विद्वान एक मत से आधुनिक संवेदना, आधुनिक कथ्य, शिल्प और संचेतना की कहानी स्वीकार करते हैं, वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। और यह कहानी सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में ही छपी थी। इसके बाद प्रेमचंद जी की कहानी सन 1916 में पंच परमेश्वर कहानी सरस्वती पत्रिका में ही छपी। बल्कि यह कहना चाहिए कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा में सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। सरस्वती पत्रिका ने ही कहानीकारों की कहानियों को प्रकाशन का अवसर देकर उनको कहानी लिखने के लिए प्रेरित भी किया और उनकी कहानियों का प्रचार भी किया। विद्यार्थियों, यह तो बात हुई हिंदी कहानी के आरंभ की, लेकिन हमें हिंदी कहानी के विकास यात्रा के बारे में जानना है तो हम उसे काल क्रमानुसार अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। और यदि हिंदी कहानी को काल क्रम में विभाजित किया जाए तो हम निम्न प्रकार से हिंदी कहानी को काल क्रमानुसार विभाजित कर सकते हैं। प्रथम
बात तो यह ध्यान रखनी आवश्यक है कि किसी न किसी जो विधा है, उस विधा के काल क्रम के नामकरण के लिए किसी युगांतरकारी पुरुष की व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। और हिंदी कहानी में ऐसे युगांतरकारी व्यक्तित्व थे मुंशी प्रेमचंद। उनके इर्द गिर्द हम हिंदी कहानी के काल क्रम को विभाजित कर सकते हैं और काल क्रम के विभाजन में हम प्रेमचंद के नाम को सम्मिलित कर सकते हैं। अतः काल क्रम इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, प्रेमचंद से पूर्व की कहानी। द्वितीय, प्रेमचंद युगीन कहानी। तृतीय, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। चतुर्थ, स्वातंत्र्योत्तर युग की कहानी। और पंचम, समकालीन कहानी। आज हम प्रथम 3 कालों यानी प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर कहानी की चर्चा करेंगे। प्रथम प्रेमचंद पूर्व की कहानी की जहाँ तक चर्चा हम कर सकते हैं, तो प्रेमचंद पूर्व की कहानी में ऊपर बताई गई सभी कहानियाँ सम्मिलित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त किसी लेखक ने जो भी कहानियाँ किसी भी रूप में लिखी हैं, उन सब कहानियों को हम प्रेमचंद पूर्व की कहानी में सम्मिलित नहीं कर सकते, अपितु उन्हीं कहानियों को प्रेमचंद पूर्व की कहानियों में सम्मिलित किया जा सकता है जिनमें आधुनिक संचेतना, आधुनिक कथ्य शिल्प और आधुनिक संवेदना हमें दिखाई देती है। और यदि इस स्तर पर देखी जाए तो प्रमुख जो कहानीकार हमें प्रेमचंद से पूर्व के युग में मिलते हैं, उनमें किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला तथा गुलेरी जी का नाम हम ले सकते हैं। यदि प्रेमचंद पूर्व की कहानियों की विशेषताओं पर बात की जाए तो इन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से वर्णित की जा सकती हैं। इन कहानियों में घटनाओं में आकस्मिकता होती थी। अभिप्राय यह है कि घटनाएं आकस्मिक रूप से ही घटित हो जाती थी, वे स्वाभाविक नहीं लगती थी। इसके अतिरिक्त इन कहानियों में वर्णनात्मकता का तत्व अधिक होता था। चरित्र चित्रण का अभाव दिखाई देता था। ये कहानियाँ चमत्कार प्रधान होती थी। अद्भुत रस का इनमें समावेश होता था। रहस्य और रोमांच प्रधान ये कहानियाँ होती थी। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस परंपरा की हमारी संस्कृत साहित्य की पौराणिक कहानियाँ होती थी, जो कि केवल घटना प्रधान कहानियाँ होती थी और उन घटनाओं में कोई तार्किक संयोग नहीं होता था, वैसी ही कहानियाँ हमें प्रेमचंद पूर्व के युग में कहानीकारों के द्वारा रची हुई देखने को मिलती हैं। इन कहानियों में घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाता था। इसके अतिरिक्त यदि शिल्प के स्तर पर भी देखें तो शिल्प के स्तर पर भी कहानियों में कोई विशेष प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ एक कहानियाँ हमें ऐसी भी देखने को मिलती हैं जिन्होंने आगे की कहानियों की विकास यात्रा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक मजबूत नींव का कार्य किया, जिनमें प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, यह कहानी अपने आप में एक संपूर्ण कहानी मानी जा सकती है। ऐसी कहानियाँ इसके बाद भी बहुत कम लिखी गई हैं जिनमें इतनी तीव्र आधुनिक संवेदना, संचेतना
और कथ्य इतना सुगढ़ कथ्य तथा शिल्प के स्तर पर भी नया प्रयोग हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। और इन्हीं कहानियों के परिणाम स्वरूप हम यह देख पाते हैं कि हिंदी कहानी ने थोड़े समय में ही इतना अधिक विकास कर लिया। यदि प्रेमचंद पूर्व के युग में इस प्रकार के कहानीकार न रहे होते तो शायद हिंदी कहानी इतनी विकसित नहीं हो पाती। प्रेमचंद पूर्व युग की चर्चा के बाद अब हम प्रेमचंद युगीन कहानी पर कुछ चर्चा कर सकते हैं। और जहाँ तक मुंशी प्रेमचंद की बात है, वे कथा सम्राट भी कहलाते हैं। कथा की दो विधाएं हम देखते हैं, उपन्यास और कहानी। तो जिस तरह से हम मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं, वैसे ही प्रेमचंद जी कहानी सम्राट भी कहे जा सकते हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। और प्रेमचंद जी का जो साहित्यिक दृष्टिकोण था वो उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण था। प्रेमचंद जी का मानना था कि साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं है, अपितु समाज का दीपक भी है। और दीपक होने के नाते समाज को रोशनी दिखाने का काम एक साहित्यकार को करना चाहिए। और साहित्य के माध्यम से वे चाहते थे कि समाज में परिवर्तन आए, समाज सुधरे और समाज विकास की ओर अग्रसर हो। मुंशी प्रेमचंद सामाजिक सरोकार रखने वाले साहित्यकार थे, इसलिए उनकी कहानियों में देश का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक यथार्थ हमें दिखाई देता है। लोगों का संघर्ष उनकी कहानियों में दिखाई देता है। उनकी कहानियों में राजा रानी, ईश्वर, देवता ये सब अपदस्थ हो गए हैं, अर्थात उनकी कहानियों के नायक या पात्र नहीं हैं, अपितु उनकी कहानियों में प्रमुख पात्रों की भूमिका में आपको गरीब, पिछड़े, दलित लोग दिखाई देते हैं। उन्होंने, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह धर्म हो, अंधविश्वास हो, जाति प्रथा हो, वर्ण व्यवस्था हो, सभी सामाजिक गतिविधियों को लेकर, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को लेकर कहानियाँ लिखी हैं, उन पर व्यंग्य किया है। समाज में शोषण के कुचक्र को प्रकट करने का काम प्रेमचंद ने किया है। और बड़ी ही पैनी अभिव्यक्ति उन्होंने इन सब बातों की अपनी कहानी में की है। और विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज की युगीन परिस्थितियों का किसी भी साहित्यकार पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो प्रेमचंद पर भी उस युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। प्रेमचंद जी का युग 1916 से लेकर 1936 तक का काल, जिसमें प्रेमचंद जी ने कहानियाँ लिखी हैं। कहानियाँ तो वह इससे पहले भी लिखते थे। 1907 से वे उर्दू में कहानियाँ लिखते रहे हैं, लेकिन पहली हिंदी कहानी उन्होंने पंच परमेश्वर 1916 में लिखी। तो अतः हम इसे ही प्रेमचंद युग मान सकते हैं। और इस काल में गांधी जी का भारत की राजनीति में पदार्पण हो चुका था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने सभी को प्रभावित किया था। प्रेमचंद जी भी इस आंदोलन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। और उनकी कहानियों में हमें इन्हीं आंदोलनों की छाप भी देखने को मिलती है। गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र को किस प्रकार से स्वतंत्र करवाया जाए, और इस सब को हम प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवादी दृष्टिकोण के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी एक ठहरे हुए रचनाकार नहीं थे। उन्होंने समय के साथ साथ अपनी रचनाओं को भी विकसित किया, अपनी दृष्टिकोण को भी विकसित किया, और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से धीरे धीरे वो कठोर यथार्थवाद की तरफ बढ़ते गए।
इस रचना धर्मिता के विकास को हम प्रेमचंद जी की कहानियों में देख सकते हैं। उनकी प्रमुख आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित कहानियाँ निम्नलिखित हैं। पंच परमेश्वर, जुलूस, बड़े घर की बेटी, अलगोजा, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी आदि। इन कहानियों में हम देखते हैं कि भले ही समाज का यथार्थ प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है, लेकिन साथ ही कहानी के प्रमुख चरित्र हृदय परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात कहानी के अंत में उन्होंने हृदय परिवर्तन दिखाया है, जो कि हमें आदर्शवाद के दर्शन कराता है। लेकिन प्रेमचंद ने जैसे जैसे उनकी कहानी कला विकसित होती गई, कठोर यथार्थवाद पर आधारित कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी प्रमुख कठोर यथार्थवादी कहानियों में हैं सवासेर गेहूँ, पूस की रात, कफन और सदगति इत्यादि। यदि प्रेमचंद जी की कहानियों की विशेषताओं की ओर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में सामाजिक यथार्थ परिलक्षित होता है, जो कि प्रेमचंद पूर्व की कहानियों में हमें परिलक्षित नहीं होता। वहाँ सामाजिक यथार्थ उस रूप में अंकित नहीं हुआ जिस रूप में प्रेमचंद जी ने सामाजिक यथार्थ को अंकित किया है। साथ ही घटनाओं की अन्विति यानी घटनाओं की तार्किकता जिस प्रकार की प्रेमचंद की कहानियों में मिलती है, अर्थात हम देखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में घटनाएं स्वाभाविक रूप से घटती हैं, वैसी घटनाओं की अन्विति या वैसी स्वाभाविकता हम प्रेमचंद पूर्व की कहानियों में नहीं देख पाते। साथ ही एक विशेषता हम प्रेमचंद की कहानियों में यह भी देखते हैं कि मानव चरित्र की उद्घाटना में प्रेमचंद जी जिस तरह से सिद्ध हस्त हैं, वैसा चरित्र चित्रण हमें प्रेमचंद पूर्व की कहानियों में दिखाई नहीं देता। प्रेमचंद जी ने वास्तव में हिंदी में चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखने का प्रारंभ किया। प्रेमचंद जी से पूर्व केवल घटना प्रधान कहानियाँ ही लिखी जाती थी और रहस्य, आकस्मिकता, रोमांच आदि से भरी हुई कहानियाँ लिखी जाती थी। लेकिन प्रेमचंद जी ने उद्देश्यपूर्ण और स्वाभाविक लगने वाली समाज के अंदर से समाज की यथार्थ चीज़ों को उद्घाटित करने वाली कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। प्रेमचंद जी कहानी को केवल और कहानी को ही क्या पूरे साहित्य को ही केवल मनोरंजन का विषय नहीं मानते थे। उनका यह भी उद्देश्य होता था कि साहित्य को मनोरंजन के साथ साथ समाज को भी सुधारने का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक शैली की बात है, प्रेमचंद जी ने कहानी शैली को एक नया आयाम दिया और भाषा को भी उन्होंने एक नया आयाम दिया। भाषा के जिस सरल और रोचक और सारगर्भित रूप का प्रयोग प्रेमचंद जी ने किया है, वैसा प्रेमचंद जी से पहले दुर्लभ ही था। क्योंकि भाषा में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना, मुहावरों का प्रयोग करना और ऐसी भाषा का प्रयोग करना कि जो पात्रानुकूल हो, स्वाभाविक भाषा हो, ऐसी भाषा हमें प्रेमचंद जी की कहानियों में ही देखने को मिलती है। और विद्यार्थियों, यही कारण भी है कि इस युग का नाम प्रेमचंद युगीन कहानी इस प्रकार से नामकरण किया गया है। क्योंकि प्रेमचंद जी हिंदी कहानी में एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर हमारे सामने आते हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी, उसको इस मुकाम पर पहुंचाया कि वह विश्व की अन्य भाषाओं की कहानियों के सामने सिर उठाकर जी सके। अर्थात वह
विश्व की अन्य भाषाओं की कहानियों की समानता कर सके, इस तरह की कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी। प्रेमचंद जी से प्रभावित होकर कुछ अन्य कहानीकारों ने भी कहानियाँ लिखी, जिनमें प्रमुख रूप से हम सुदर्शन की हार की जीत, विशंभर नाथ कौशिक जी की ताई और भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी इत्यादि कहानियों को गिन सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जैसी अभिव्यक्ति, समाज से जुड़ाव और भाषा की सादगी, ये अन्य रचनाकार अपनी कहानियों में प्रकट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी कुछ कहानियाँ ऐसी रही जो वास्तव में एक स्तर रखती हैं और उन कहानियों को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया था और इन कहानियों को भी हिंदी कहानी की विकास यात्रा में श्रेष्ठ कहानी के रूप में गिना जा सकता है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद युगीन कहानी में ही हम एक और प्रमुख कहानीकार की चर्चा कर सकते हैं, जिनकी हम हमेशा ही पद्य साहित्य में चर्चा करते हैं। ऐसे वो साहित्यकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने जिस प्रकार से हिंदी कविता को प्रभावित किया, वैसे ही प्रेमचंद से अलग एक कहानी धारा में, कथा धारा में एक रचनाकार हम देखते हैं। और जयशंकर प्रसाद क्योंकि प्रथमतः कवि हैं, उसके बाद ही वो कहानीकार हैं, तो उनकी कहानियों में हम उनके कवि गुण अवश्य ही देखते हैं। प्रसाद जी की मुख्यतः जो कहानियां हैं वो इंदु पत्रिका में छपी थी और इंदु पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 में प्रारंभ हुआ था। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम इंदु पत्रिका में ही छपी थी। प्रसाद जी क्योंकि कवि हैं, अतः उनकी कहानियों में वैयक्तिकता, भावुकता, कल्पना की अधिकता और साथ ही काव्यात्मकता भी अधिक दिखाई देती है। प्रसाद जी ने ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिनमें मानव प्रेम और मानव सौंदर्य के उदात्त दर्शन हमें मिलते हैं। प्रसाद जी ने कहानी के कथानक के रूप में भारतीय इतिहास के उन गौरवशाली क्षणों को चित्रित किया है जिनमें हमें भारतीय इतिहास के उन स्वर्णिम क्षणों के दर्शन होते हैं, जिनसे भारतीयों में एक उत्साह उत्पन्न किया जा सके, भारतीयों को उत्साहित किया जा सके कि वे अपने गौरवशाली क्षणों को फिर से वापस लाएं और उस दिशा में चलते हुए भारत को उन्नत बनाने का प्रयत्न करें। प्रसाद जी की ऐसी कहानियों में जिन प्रमुख कहानियों के हम नाम गिना सकते हैं, उनमें हैं सालवती पुरस्कार, चित्तौड़ का उद्धार, सिकंदर की शपथ। प्रसाद जी ने केवल वैयक्तिक कहानियाँ ही नहीं लिखी, अपितु कुछ सामाजिक कहानियाँ भी उन्होंने लिखी, जिनमें हम गिना सकते हैं मधुआ और बिसाती को। और मधुआ तो उनकी एक ऐसी कहानी है जिनको प्रेमचंद की सामाजिक कहानियों के समकक्ष रखा जा सकता है। तो हमने देखा कि प्रेमचंद युग में एक कहानी की धारा तो ऐसी चल रही थी जिसमें प्रेमचंद जी सामाजिक कहानियाँ लिख रहे थे और उनकी तरह ही कई और कहानीकार भी सामाजिक कहानियाँ लिख रहे थे। और एक तरफ जयशंकर प्रसाद वैयक्तिक और काव्यात्मक कहानियाँ लिख रहे थे, भावुकता प्रधान कहानियाँ लिख रहे थे। और उनके मतानुसार यानी उनको अनुसरण करते हुए भी कुछ कहानीकार
कहानियों की रचना कर रहे थे, जिनमें हम गिन सकते हैं मोहनलाल महतो, वाचस्पति पाठक और चतुरसेन शास्त्री इत्यादि। लेकिन हमें इन दोनों ही कहानी की धाराओं को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, अर्थात एक दूसरे की विरोधी ना मानकर इन दोनों को एक दूसरे की पूरक मानना चाहिए, क्योंकि कहानी परंपरा को आगे विकसित करने में इन दोनों ही धाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे प्रेरणा लेकर आगे के रचनाकारों ने अनेक प्रकार की, अनेक शैलियों की कहानियों की रचना की है। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद की इन दोनों कहानी की धाराओं के अतिरिक्त एक और कहानीकार जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, वे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, जो इन दोनों से अलग ही तरह की कहानियाँ लिख रहे थे। और उसमें उन्होंने क्रूर यथार्थवाद पर आधारित कहानियाँ लिखी, जिनको हम आलोचनात्मक यथार्थवाद भी कह सकते हैं। उसमें उनकी प्रमुख कहानियाँ उसकी माँ, भुनगा, दोजख की आग, चिंगारी आदि को गिन सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से उग्र जी ने सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का हूबहू रूप पाठकों के सामने प्रस्तुत किया, और इस सब के लिए उग्र जी की बहुत आलोचना भी हुई। उनकी कहानियों को अश्लील साहित्य का नाम भी दिया गया, साथ ही उनके साहित्य को घासलेटी साहित्य भी कहा गया। लेकिन उग्र जी समाज के और आलोचकों के इन आक्षेपों से डरे नहीं, और उन्होंने लगातार अपनी कहानी रचना को जारी रखा, और इस प्रकार से वे एक अलग ही प्रकार की कहानियों के रचनाकार के रूप में इस युग में हमें दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो की अवधि काफ़ी लंबी हो चुकी है, और हमने हिंदी कहानी में प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युगीन कहानियों पर चर्चा कर भी ली है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानी और स्वातंत्र्योत्तर कहानी के साथ ही समकालीन कहानी पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।